गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था चैप्टर साउंड और आज है हमारा साउंड का लेक्चर नंबर 2 एंड टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि साउंड कैसे ट्रेवल करती है। इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो आज हम उस वेव के बारे में पढ़ेंगे कि उस वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। जो वेव के टाइप्स थे मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्सल, वो हमने पहले पढ़ लिए थे। ठीक है, तो हमें पता चला कि साउंड जो है वो एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ओके, तो उसी के मोशन को, उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को, लॉन्गिट्यूडिनल वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स को आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखिए, हाउ डू वी रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ वेव। लुक एट दिस। हमने देखा कि जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है वो कैसे ट्रेवल करती है, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। कंप्रेशन हमारा वो रीजन था जिसके अंदर पार्टिकल्स जो मीडियम के जो पार्टिकल्स थे वो पास में थे, क्लोजर टू वन अनदर। एंड रेयरफैक्शन वो पार्ट था जिसमें हमारे जो पार्टिकल्स हैं, हमारे मीडियम के पार्टिकल्स, वो एक दूसरे से दूर थे, सेपरेटेड अवे, फर्दर अवे। देन इट इज कॉल्ड रेयरफैक्शन। अब अगर हम बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव, तो ग्राफिकली हम वेव को इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे ये जो लाइन है, इट रिप्रेजेंट्स द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स, कि अगर मीन पोजीशन में होंगे तो पार्टिकल्स इस वे में होंगे, और अगर उससे ऊपर देखा जाए ये पार्ट, तो ये रिप्रेजेंट करता है particles की density is more than the normal, and here it represents particles density less than the normal. So here it represents a compression, and here it represents a rarefaction. Again, rarefaction, compression, rarefaction, compression, rarefaction and compression, like this. तो ये क्या रिप्रेजेंट हो रही है? हमारी वेव इन ग्राफिकल फॉर्म। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ मैंने वेव के 2 डायग्राम्स बनाए हैं ताकि अब जब हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स करें तो हमें पता चले कि डिफरेंट वेव की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में जो डिफरेंस है वो आप समझ सकें। सबसे पहले हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या मीनिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स का? ऐसी प्रॉपर्टीज वेव की जिनके थ्रू हम अपनी वेव को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अ वेव कैन बी डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या नेम है उन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के? फर्स्ट वन इज वेवलेंथ, सेकंड वन एम्पलीट्यूड, थर्ड वन टाइम पीरियड, फोर्थ वन फ्रीक्वेंसी एंड फिफ्थ वन इज वेलोसिटी। फर्स्ट वेव है, फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका नेम है वेवलेंथ। तो वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, वेव लेंथ मीन्स लेंथ ऑफ अ wave, means it is the minimum distance in which a wave repeats itself is called its wavelength. अब हम चलते हैं डायग्राम में। देखिए यहाँ पे मैंने एक वेव ली है दैट इज मूविंग। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सिंपली, तो यहाँ पे जो वेव है स्टार्ट कर रही है, स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे एंड हो रही है। इस पॉइंट के बाद इस वेव का मोशन क्या होगा? रिपीट। लुक एट दिस। जैसे ये ऊपर जा रहा था अपनी मीन पोजीशन से, सेम वे यहाँ पे कहा जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये जो मीन पोजीशन है यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? वेव लेंथ। मीन्स इसके बाद जो वेव है वो अपने आप को क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। देन इट इज कॉल्ड अ वेव लेंथ। Okay, means length of a complete wave. ये देखिए, ये जो वेव है इसकी लेंथ को हम क्या बोल रहे हैं?
वेव लेंथ। यहाँ पे भी सिमिलरली अगर हम बात करें वेव का, ये पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे वेव स्टार्ट हुई इस पॉइंट पे, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स मोशन लाइक दिस, इसके बाद ये क्या कर रही है, खुद को रिपीट कर रही है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। और ये देखिए यहाँ पे एक वेवलेंथ है, यहाँ पे भी क्या है, एक वेवलेंथ है। तो हम कंपेयर करें तो कौन सी वेव की वेवलेंथ ज्यादा है, लोअर वेव की। मींस इस वाली वेव की वेवलेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, एंड it is denoted by Greek letter lambda. This is called lambda. You can pronounce with me lambda. Okay. SI unit of wavelength. Now you can see clearly कि जो wavelength है वो क्या है, एक length है। तो SI unit of length क्या होता है, मीटर। तो सेम वे wavelength का SI unit भी क्या रहेगा, मीटर। अगर हम एक और डेफिनेशन की बात करें तो इन अ साउंड वेव the distance between the centers of two consecutive compressions or two consecutive rarefactions is also equal to its wavelength. फिर से चलेंगे इसके डायग्राम पे। देखिए, this is a wave, okay, here is the compression and here again compression। तो इसके बाद भी क्या हो रहा है, वेव अपने आप को रिपीट कर रही है। तो ये जो कंजिक्यूटिव कंप्रेशंस का सेंटर है, इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। सिमिलरली हियर वी हैव टू रेयरफैक्शंस, तो उनके बीच के गैप को भी हम क्या बोलेंगे, अ वेवलेंथ। एक्चुअली हम लेंगे उनके सेंटर्स के बीच का गैप, लाइक दिस। अब अगर यहाँ बात करें अब्रॉड वेव में, तो ये देखिए ये दोनों क्या है, कंप्रेशंस। तो उनके सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। It is a wavelength. Similarly, here you can see it's a rarefaction and it's also a rarefaction. तो उनके सेंटर्स के बीच का जो गैप है वो क्या है, वेवलेंथ। लेंथ ऑफ अ कंप्लीट वेव। तो इसको किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है, लाइक दिस और लाइक दिस। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव compressions or two consecutive wavelength, sorry, rarefactions. From here you can write or note down definition in your notebook also, ताकि आपके नोट्स साथ के साथ बनते रहें। Next characteristic, it is amplitude. What is it? Amplitude. Amplitude refers to the maximum displacement of the particle of medium from its mean position. देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो वेव है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, वाइब्रेशन में। तो यहाँ पे हम वाइब्रेशन की एग्जांपल से एम्पलीट्यूड समझेंगे। ये पेंडुलम है जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और मोशन चैप्टर में भी रीड किया था। तो यहां से इस पेंडुलम का जो मोशन है यहां तक, लाइक दिस, ओके। तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये पेंडुलम की मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। मींस मैक्सिमम दूर जहां तक पेंडुलम या इस पेंडुलम का जो बोब है वो मूव कर सकता है, तो उन दोनों के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, और वी कैन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इट इज द एम्पलीट्यूड। ओके, सो एम्पलीट्यूड रेफर्स टू द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the particles
ऑफ मीडियम फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। अगर मीडियम के पार्टिकल्स की बात करें लाइक दिस, तो वो वाइब्रेट करते हैं इस तरफ और इस तरफ अलोंग द वेव। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन, दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द साइज ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड से साइज ऑफ वेव डिस्क्राइब होता है। और एम्पलीट्यूड ऑफ वेव कैसा होगा? जिन पार्टिकल्स के वाइब्रेट करने से हमारी वेव प्रोड्यूस हो रही है, जिन पार्टिकल्स के वाइब्रेट करने से हमारी वेव प्रोड्यूस हो रही है, उन पार्टिकल्स के एम्पलीट्यूड के इक्वल ही वेव का एम्पलीट्यूड होगा। इट मींस, दिस लाइंस मींस, जो हमारे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं उनका एक एम्पलीट्यूड होगा, और उन पार्टिकल्स से जो वेव प्रोड्यूस हो रही है सेम वही एम्पलीट्यूड उस वेव का होगा। ओके, आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन फुल वेव और द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। फिर से डायग्रामेटिकली समझेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं, ये एक सिंपली एक वेव है। ओके, ये वाली वेव हम कंसीडर कर रहे हैं लाइक दिस। सबसे पहली बात थी एम्पलीट्यूड। तो ये जो मैक्सिमम, ये हमारी मीन पोजीशन है और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो ये क्या है यहाँ पे? एम्पलीट्यूड। इसके बाद हमने लिया टाइम पीरियड। तो एक वेव को कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगेगा, इट इज कॉल्ड अ टाइम पीरियड। एक सिंगल वेव को मानना जरूरी नहीं कि हम यहां से स्टार्ट करें। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑल्सो, देन वी कंप्लीट इट हियर। दिस इज ऑल्सो कंप्लीट वेव। तो इसको कंप्लीट करने में भी जो टाइम लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। अब हम यहाँ देखते हैं, एक वेव है, यहां से स्टार्ट हो रही है लाइक दिस, यहां से स्टार्ट हुई और यहाँ पे कंप्लीट हुई। तो इस वेव को कंप्लीट होने में जो टाइम लगा वो भी क्या है? एक टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो अगर हम ऊपर वाले डायग्राम में देखें तो टाइम पीरियड क्या है? कम है। और नीचे वाले डायग्राम में देखें तो टाइम पीरियड क्या है? ज्यादा है। तो इस वेव को कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगेगा और इस वेव को कंप्लीट करने में कम टाइम लगेगा। टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं टी से। और क्योंकि इस टाइम पीरियड ऑल्सो इज टाइम, तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या था? सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट भी क्या रहेगा? सेकेंड। डेफिनेशन हम इस तरह से नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल वेव। इसके बाद चलते हैं एक इंपॉर्टेंट और करेक्टरिस्टिक पे, जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इसको बहुत ध्यान से करना चाहिए। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है? हमें एक आइडिया मिलता है कि कितनी स्पीड से जो पार्टिकल है वाइब्रेट कर रहा है, और जितनी ज्यादा स्पीड से वो वाइब्रेट करेगा उतनी ही स्पीड से वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो कितनी स्पीड से हमारी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, इस बात का जो आइडिया है वो कौन देता है? फ्रीक्वेंसी देती है। ओके, सो फ्रीक्वेंसी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ रेट at which waves are being produced by the source. The number of waves produced in 1 second is called frequency of the wave. Means एक सेकंड में, एक सेकंड के टाइम पीरियड में जितनी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। मान लेते हैं यहाँ पे एक सेकंड में 5 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ओके, देन हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी इज द 5 हर्ट्स। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज
हर्ट्स, HERTZ, हर्ट्स। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? HZ। एंड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू और F। कभी कभी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, और हम चाहें तो इसको F से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न्यू क्या है ये? देखिए, V लिखते हैं हम। V को थोड़ा सा कर्व शेप देनी है लाइक दिस, देन इट इज न्यू। तो फ्रीक्वेंसी क्या थी? नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। मीन्स 1 सेकेंड में जितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसको हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? उससे पहले एक बार फिर से डायग्राम पे चलेंगे हम, लाइक दिस। देखिए, मान लेते हैं यहां से स्टार्ट किया, ओके, और यहां तक जाने में हमें कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड, ओनली 1 सेकेंड। तो यहां से यहां तक कितनी वेव्स कंप्लीट हो रही हैं उस 1 सेकेंड में? दीज आर 4 वेव्स, लाइक दिस। 1 complete wave, second complete wave, third complete wave and the fourth complete wave। तो यहाँ पे 1 सेकेंड में कितनी वेव्स कंप्लीट हो रही हैं? 4। तो हम क्या कहेंगे? 4 हर्ट्स। ओके, अब यहां से मान लेते हैं हेयर। तो यहाँ पे हमने 1 सेकेंड में कितनी वेव्स कंप्लीट की? ओनली 1। सो आवर फ्रीक्वेंसी हेयर इज 1 हर्ट्स, 1 wave per second। Here 4 waves पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? 4 हर्ट्स, 1 वेव पर सेकेंड, 1 हर्ट्स। तो ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या था? हर्ट्स। और फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। पर सेकेंड। नेक्स्ट हम करेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड एक्चुअली हमने कर लिया, फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो कंप्लीट। नाउ वी आर गोइंग टू डू रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? देन द आंसर इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 में टाइम पीरियड। अब ये रिलेशन आया कैसे वो समझेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको देख लेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, और टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो हम कैसे लिखेंगे? न्यू इज इक्वल टू 1/T। नाउ वी विल कम टू नो कि ये रिलेशन आया कैसे। सबसे पहले टी क्या था? टी मीन्स टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वेव। मीन्स एक वेव को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज टी। तो हम क्या कहेंगे? इन टी सेकेंड्स, इन टी seconds number of waves produced। तो कितनी वेव्स प्रोड्यूस्ड होंगी? क्योंकि टी मीन्स टाइम पीरियड, तो सिंगल वेव, सो इट इज 1 हेयर। ओके, तो अगर टी सेकेंड में 1 वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो 1 सेकेंड में कितनी वेव प्रोड्यूस होगी? आंसर इज 1/T। तो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, इसको हम क्या लेते हैं? फ्रीक्वेंसी। So from here we can see frequency is equal to 1/time period. So we can write nu is equal to 1/T। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम करते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव और स्पीड ऑफ वेव। मींस स्पीड क्या है वेव की, वेव कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड
वेलोसिटी ऑफ द वेव और स्पीड ऑफ द वेव, कि 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेव ने ट्रेवल किया उसको हम क्या कहेंगे, उसकी वेलोसिटी कहेंगे। ये हमने पहले भी किया मोशन चैप्टर में। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ से स्पीड क्या था, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। सेम वे में वेलोसिटी के लिए क्या रहेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। सो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी एज ऑलवेज वेव के लिए भी सेम रहेगा, मीटर पर सेकेंड। अब हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अगर हम वेव की बात करें तो वेव की जो डिस्टेंस ट्रेवल था वो क्या था, उसकी वेवलेंथ। ओके, जो डिस्टेंस वेव ट्रेवल करती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, वेवलेंथ से। तो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस ट्रेवल की प्लेस पे क्या लिखा, लैम्डा एंड टाइम टेकन अपॉन टी। टी यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड, क्योंकि हम सिंगल वेव की बात कर रहे हैं। लैम्डा क्या है, लेंथ ऑफ वन वेव, टी टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव। ओके, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी न्यू और f। तो यहां से 1/t को मैंने लिखा f, लैम्डा की प्लेस पे लैम्डा ही रहा। सो वेलोसिटी के लिए लिखा v। तो हमारे पास क्या रिलेशन आया, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो ये एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट रिलेशन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। और आगे जो न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो उनके लिए ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप ध्यान रखिएगा इस रिलेशन को और नोट कर लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, ताकि टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे और आपको याद रहे। रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।